डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको पिछले साल हमारे साथ घटी एक डरावनी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। उस समय हम एक किराए के मकान पर रहा करते थे। मम्मी एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, जबकि मेरे पापा पास में ही पड़ती एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा समय घर पर ही बिताया करता और हम एक किराए के घर पर रहते थे, जिसकी मालकिन एक बूढ़ी आंटी थी। मेरी उस आंटी से बहुत ज़्यादा बनती थी और जब भी मैं घर पर होता तो वो मेरे लिए नया नया खाना बनाती। वो मेरे लिए फ्री में कपड़े भी लेकर आती। मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैं दादी से बहुत प्यार किया करता था। लेकिन मेरी दादी तब ही गुजर चुकी थी जब मैं काफ़ी छोटा था। अब वो आंटी भी मुझे मेरी दादी की तरह ही प्यार करने लगी थी और मेरा भी लगाव उनसे बहुत ज़्यादा हो चुका था। घर पर हम टीवी देखते और कभी कभी वो मुझे पॉकेट मनी भी दे दिया करती। वो भी मुझे अपने पोते की तरह ही देखती थी और उनका पोता भी बहुत छोटा ही गुजर गया था। हमारी एक तरह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और स्कूल में जो भी घटना घटती मैं मम्मी पापा को नहीं बताता, बल्कि उस आंटी को बता देता। लेकिन इस गर्मियों की छुट्टियों में उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी और वो ज़्यादातर बेड पर ही लेटी रहती। उनका मन नहीं करता उठने का और वो मुझसे पानी मंगवाती, मुझसे बाहर से खाना मंगवाती। मैंने पहले कभी उनको इस तरह से बाहर का खाना खाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन इस बार वो मुझसे बाहर से चिप्स भी मंगवाती और बर्गर भी मंगवाने लगी थी। वो तो कहने लगती कि मुझे बाहर से कुछ चटपटा खाने को ला कर दो। मैं ऐसा ही करता और मम्मी पापा मुझे रोकते, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी। मैं उन्हें ऐसा ख़राब खाना लाकर नहीं दे सकता था। लेकिन वो बार बार ज़िद करती और मैं उन्हें अपना दोस्त मानता था, इसलिए उनके लिए ऐसा खाना लाकर मैं दे रहा था। धीरे धीरे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई और मैंने भी बाहर से खाना लाना बंद कर दिया। वो मुझसे मांगती रहती, लेकिन डॉक्टर ने जैसा कहा था मैं वैसा ही खाना लाकर देता। बाहर से कुछ भी चटपटा नहीं लाकर देता। ये रविवार का दिन था और वो आंटी कभी उठी ही नहीं। उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद जितने भी रिवाज करने थे वो मम्मी पापा ने ही किए। उन्होंने 2-3 दिन की छुट्टियां ले ली और घर के सारे रीति रिवाज किए। उस आंटी के कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर नहीं आए थे, शायद उनसे उनकी बनती नहीं थी। अब मुझे रात को भी बहुत बुरा लगता, क्योंकि वो आंटी मेरे बेड पर मेरे साथ आकर लेट जाया करती थी और मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। अब मैं रात को अकेला महसूस करने लगा था और रात को मुझे सपने भी बहुत ज़्यादा अजीब आने लगे थे। ये उनकी मौत के बाद का चौथा दिन था और रात को मुझे ऐसा सपना आया जैसे किसी भूत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं बार बार उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी पीठ के पीछे था और उसने मुझे जकड़ा हुआ था। मैं उसकी जकड़ से बाहर निकल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे जैसे मेरा दम भी घुटना शुरू हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं निकल नहीं पाया और दम मेरा घुटता गया। अचानक मेरी जब नींद खुली तो मेरा चेहरा छत की तरफ था और मैं ऊपर की तरफ मुंह करके कभी नहीं सोता। आज पहली बार शायद सोया हुआ था। तभी मैंने चेक किया, मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। भागकर मैं पापा के कमरे में चला गया और वहाँ जाकर मैंने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। पापा मुझे समझाने लगे कि आंटी की मौत अभी अभी हुई है, इसी कारण मैं ज़्यादा डर रहा हूँ और मुझे रात को भी ऐसे भयानक सपने आ रहे हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा ना सोचूं। इसके बाद पापा ने मुझे मेरे बेड तक छोड़ा और वो मुझे सुलाकर फिर से अपने कमरे में चले गए। अगले दिन बार बार मुझे उसी घटना के ख्याल आते रहे कि इस तरह से मैं जकड़ा हुआ था। मेरी सांस भी रुक रही थी और मुझे जैसे दर्द भी हो रहा था।
मैं पीछे देखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जिसने मुझे जकड़ा था मैं देख नहीं पाया। जब मैं उठा था इतना ज़्यादा पसीना आ चुका था कि मैं जिस पिल्लो पर सोया हुआ था वो भी जैसे गीला सा हो चुका था। पूरा दिन मैं इसके बारे में सोचता रहा और अपने दोस्तों को भी बताता रहा। हर दोस्त मुझे ये कह रहा था कि जब भी घर में किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा घर में ही मौजूद होती है, लेकिन मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता कि आंटी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो कभी भी मरने के बाद भी मुझे परेशान नहीं कर सकती, लेकिन मेरे दोस्त मुझ पर हंसा करते थे। शायद उनको ऐसी दादी कभी नहीं मिली थी या कोई और उनसे प्यार करने वाला था ही नहीं, इसीलिए वो मुझसे जलते थे। दूसरी रात भी मुझे एक भयानक सा सपना आया। रात को मैंने देखा कि मैं अपने इसी घर में हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इतने अंधेरे में मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी तो मुझे दरवाजे और खिड़कियाँ नज़र आ रहे थे। मैंने कई दरवाजे खोले, खिड़कियाँ खोली, लेकिन बाहर बिल्कुल काली सी दुनिया नज़र आ रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अलग अलग कमरे में गया और वहाँ देखने की कोशिश की कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं, और किसी कमरे में वो मौजूद नहीं थे। मैं उनके कमरे में भी गया और वहाँ पर भी वो मुझे नहीं दिखे। मुझे ऐसा सपना आया था जिसमें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मैं डरा हुआ घर में घूम रहा था, लेकिन घर का दरवाज़ा खोलकर जब मैं बाहर जाता तो सिर्फ काली सी दुनिया नजर आती। मेरा डर के मारे बहुत बुरा हाल था और मुझे तब पता नहीं था कि ये एक सपना है या नहीं, और मैं घर में वापस आ गया। तभी मुझे महसूस हुआ किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया हो। उसने मुझे जकड़कर फिर से बेड पर लेटा दिया और मैं काफ़ी समय तक ऐसे ही जकड़ा रहा। मुझे सांस नहीं आ रही थी, दम घुंटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपनी जकड़ को और मजबूत करता जा रहा है। मैं गर्दन हिलाकर पीछे देखने की कोशिश करता रहा कि वो है कौन, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उसके हाथ देखने थे और जब मैंने उसके हाथ देखे वो बिल्कुल काले से थे, बड़े बड़े नाखून, जैसे कोई शैतान हो। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया और मैं चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद में जैसे चीख निकल नहीं रही थी, गला मेरा दबा हुआ था। तभी मेरी नींद खुली, मेरे चेहरे पर पसीना था और मैं चिल्लाना शुरू हो गया। मैं मम्मी पापा के कमरे में नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं वहीं पर चिल्ला रहा था और मम्मी पापा दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे। आज फिर से मुझे डरा हुआ देखकर वो मुझे फिर से समझाने लगे, लेकिन मैं जानता था ऐसे सपने बार बार क्यों आ रहे हैं। शायद कोई घर की आत्मा मुझे परेशान कर रही है, लेकिन वो इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहे थे और उनका कहना था कि आत्मा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। दूसरे दिन भी मेरी हालत थोड़ी सी खराब रही, जैसे मेरी सेहत खराब हो गई हो। मुझे बार बार बुखार चढ़ता और अपने आप हट जाता। तीसरी रात भी मुझे एक भयानक सा सपना आया और उसमें भी जैसे किसी ने मुझे पीछे से जकड़ रखा हो। उसके काले काले बाजू मुझे नज़र आते जैसे बहुत ही भयानक शैतान के हों, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ देख नहीं पाता। हर बार सपने में मुझे अपना ही घर नज़र आता और मैं डर कर उठ जाता और चिल्लाने लगता। नींद में मेरा गला तक नहीं खुलता और उठने के बाद मैं ऊंची आवाज़ में चीखने लगता। इसी तरह रोज़ का काम होता जा रहा था। मुझे नींद तो आती, लेकिन मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने शुरू हो गए थे। ये शायद डर के कारण था और मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। मेरा वज़न कम होता जा रहा था और मैं बीमार पड़ने लगा था। मुझे बार बार डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था और डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था कि मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो रही है। मुझे नींद की गोलियां भी दी गई, लेकिन नींद की गोलियां भी क्या असर करती। मुझे नींद तो आती, लेकिन सपने ही भयानक आते और उन भयानक सपनों से उठने में परेशानी होने लगी थी। वो नींद की गोलियां ऐसा असर करती कि पहले तो मैं उठ जाया करता था, अब डरावने सपने आने के बाद भी मेरी नींद ही नहीं खुलती और सुबह मेरी नींद खुलती। सुबह मैं चीखता चिल्लाता रहता कि मैं इन गोलियों को नहीं खाऊंगा। रात को उस शैतान ने मुझे जकड़ा हुआ था और मेरी नींद तक नहीं खुल रही थी। मैं कई घंटों जैसे उसकी जकड़ में पड़ा रहा और वो मुझे और जकड़ता रहा। मुझे लगा मेरी सांस अब रुकेगी, अब रुकेगी, मैं तो मरने वाला था। लेकिन पापा मुझे बार बार कहते इन्हीं गोलियों के कारण मुझे नींद आएगी और मैं अच्छे से सो पाऊंगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
सेहत मेरी और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ चुके थे और वज़न इतना ज़्यादा कम हो चुका था कि मैं एक हड्डियों का ढांचा सा नज़र आने लगा था। 1 महीना हो गया था और 1 महीने में मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, मेरा शरीर बदल गया था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पापा भी ऐसी बातें करने लगे कि घर में कोई ना कोई आत्मा हो सकती है। मैंने पापा से पूछा कि वो तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें एक पड़ोसी ने बताया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं और एक बाबा हैं जो हमारे शहर के बाहर हैं, उनसे अगर एक बार मिल लिया जाए वो शायद कोई मदद कर सकें। पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन इतनी खराब सेहत देखकर उन्हें मानना पड़ा। मैं धीरे धीरे बीमार पड़ता रहता और इसी तरह से चलता तो मैं बहुत जल्दी मरने वाला था। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मुझे बेड से उठने में भी मज़ा नहीं आता और मैं सारा दिन लेटा रहता। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को आई थी और अब मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पापा सोचने लगे थे मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊँगा। लेकिन उसके बाद पापा मुझे उसी बाबा के पास लेकर गए। काफ़ी देर तक बाबा मुझे घूरते जा रहे थे और उसके बाद बाबा ने कह दिया कि तुम दूर उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाओ। मैं अकेला उस पीपल के पेड़ के नीचे 1 घंटे तक खड़ा था और वो बाबा पापा को लेकर जैसे दूर उस नदी के पास बातें करने के लिए गया हुआ था। वहाँ बहुत सारी भीड़ थी जो उस बाबा से मिलना चाहती थी, लेकिन बाबा पापा के साथ बहुत दूर तक गया हुआ था, कुछ बातें कर रहा था। 1 घंटा लगाकर वो मेरे पास आए, लेकिन पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। वो कहने लगे कि तुम्हें शायद पापा की मदद नहीं चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बस तुम्हारी थोड़ी सी सेहत खराब है। इतना सुनने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा मायूसी थी कि बाबा भी अब मेरी मदद नहीं कर सकते तो कौन करेगा। डॉक्टर के पास तो ऐसी बीमारी का कोई जवाब है ही नहीं और मुझे लग रहा था शायद घर में कोई प्रेत आत्मा है, लेकिन अब कोई मदद नहीं कर सकता था। उस रात फिर से मैं अकेले नहीं सोना चाहता था। मैं पापा को कहने लगा कि मैं उनके साथ सोना चाहता हूँ। पापा कहते जा रहे थे कि जल्दी जाओ, सो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे कल सुबह। आज की रात कुछ अलग थी। पापा बार बार मुझे सुलाना चाहते थे, जबकि मैं डरा हुआ था। मुझे सोने से डर लगता था और रात को ऐसी हालत हो गई थी कि मैं डर कर ही उठता और नींद की गोलियां तो मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे एक नींद की गोली दे दी और कहा जल्दी से सो जाओ, तुम्हें जल्दी सोना होगा। पापा ऐसा कह रहे थे और मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था क्यों वो मुझे जल्दी सुलाना चाहते हैं। लेकिन तभी मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी और मैं बेड पर जाकर लेट गया। डर का माहौल था, मैं सोना नहीं चाहता था। मुझे लगा आज की रात मेरी आखिरी रात होगी, लेकिन जब आपकी आंखें भारी होने लगती हैं आप उसे रोक नहीं पाते। मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जैसे फिर से वैसे डरावने सपने आने शुरू हो गए। मुझे इसी घर का सपना आ रहा था, वैसा ही सपना। ये घर, यहाँ पर अंधेरा और बाहर काली दुनिया। इस घर से ना मैं दूर भाग सकता था और ना उस शैतान को देख सकता था। उस शैतान ने फिर से मुझे जकड़ लिया। मैं भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो शैतान मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने हर कोशिश की उससे बचने की, लेकिन उसकी शक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा थी। तभी मैंने उसकी पकड़ ढीली होती हुई देखी। पहली बार एहसास हुआ जैसे उसकी पकड़ बहुत ढीली हो गई थी। मैंने उसे धक्का दिया और पीछे गिरा दिया। उसके बाद घूमकर एक बार उसे देखना ज़रूर था, वो शैतान है क्या। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और मैंने देखा वही मकान मालकिन आंटी पीछे खड़ी थी। वो बिल्कुल काले शरीर वाली शैतान बन चुकी थी और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी उसने। इसी तरह की साड़ी, लेकिन रंग वाली वो पहनती थी। आज उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। मैं डरा हुआ था कि कहीं वो मुझे दोबारा ना जकड़ ले। मैं पहली बार खुलकर सांस ले पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, फिर से वो पीछे गिर रही थी। वो जैसे तड़प रही थी, वो बेड पर लेटी तड़पती जा रही थी। ऐसे हालात बने हुए थे कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हो गई थी। यहाँ हमेशा रात को मुझे अंधेरा नज़र आता, आज पहली बार मुझे रोशनी नज़र आने लगी थी। कभी इधर से, कभी किसी खिड़की से, तो कभी किसी दरवाजे से रोशनी बढ़ती जा रही थी और वो आंटी शैतान के रूप में तड़पती जा रही थी। मैंने उसे तड़पते हुए देखा और मुझे तब गुस्सा सा आने लगा था। उसने बहुत परेशान किया था मुझे, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी उसे छूने की।
अचानक उसे जैसे राख बनते हुए देखा, जलते हुए देखा मैंने। मैं जानता था ये सपना है, लेकिन असली सा लग रहा था। तभी उसके राख बनने के बाद जैसे कमरे में रोशनी हो गई थी और मुझे नजर आए मेरे पापा। उनके साथ वो साधु भी खड़ा था। मैं भी जमीन पर खड़ा था, बेड पर लेटा नहीं हुआ था। तभी ऐसा महसूस हुआ ये सपना नहीं है। मेरी नींद खुल चुकी थी, मैं खड़ा हुआ था। तब एहसास हुआ हर रात मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बेड पर होता ही नहीं, मैं खड़ा होता और सब कुछ अंधेरे में नजर आता और वो शैतान मुझे पकड़ने की कोशिश करती। आज पहली बार खुलकर मैं सांस ले रहा था और ये भी समझ गया था, आधा सपना आधी सच्चाई हर रोज मुझे परेशान कर रही थी। उसके बाद मुझे पापा बाहर ले गए और एक पानी का ग्लास भरकर मेरे पास लेकर आए और मुझे पिलाया। हम बेड पर ही बैठे हुए थे और उस साधु की हंसी बहुत अजीब सी थी। वो मुझ पर तो हंस रहा था, लेकिन उसकी इस हंसी में भी एक मासूमियत थी। उसने अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और कहा, बच्चे, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। काफ़ी देर तक वो साधु वहीं पर बैठा रहा और मुझसे बातें करता रहा और उसके बाद उस साधु ने कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगर कल कोई परेशानी हुई तो मुझे तभी बता देना, फ़ोन कर देना मुझे। इतना कहकर वो चला गया और मैं पापा से पूछने लगा कि ये यहाँ कब आया और मैं खड़ा कब हो गया। और पापा ने मम्मी के साथ मुझे पूरी घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया। पापा ने कहा कि वो तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करते थे, लेकिन उनके पड़ोस वाले बार बार कहते कि घर में आत्मा हो सकती है। एक रात वैसे ही उठकर मैं ये देखना चाहता था कि तुम बार बार डर क्यों रहे हो, क्या सच में कोई चीज़ है जो तुम्हें डरा रही है। उस रात आया था मैं तुम्हारे कमरे में और मैंने देखा था तुम खड़े थे और तुम्हारे पीछे वही आंटी जो मकान मालकिन थी, वो तुम्हें जकड़े हुए खड़ी थी। वो धुंधली सी लग रही थी और उसके काले काले बाजू मुझे डराने के लिए काफ़ी थे। मैं समझ गया था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तुम चिल्लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे। मैंने उसे धक्का देकर वहाँ हटाया था और तुम्हें दोबारा लेटा दिया। उस रात मैं तुम्हारे साथ सोया था, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो तुम चिल्ला रहे थे। मैंने तुम्हें जगाया और उसके बाद मैं तुम्हें बाहर ले आया। तब मैं पड़ोसियों से बात करने लगा और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ शहर के बाहर एक बाबा है, उसके पास मुझे जाना चाहिए। उस दिन उस बाबा के पास मैं गया था, तुम्हें दिखाया था और उस बाबा ने उसी समय उस शैतान को देख लिया था जो तुम्हारे पास था। इसीलिए तुम्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया और मुझे उस नदी के पास ले गया। मुझे पूरा प्लान बताया कि वो रात को आएगा जब वो शैतान तुम पर हमला कर रही होगी। ऐसा ही हुआ भी। रात को जब बाबा 11 बजे यहाँ पहुँचे तो अंदर से जैसे आवाज़ें आ रही थी, जैसे तुम्हारा दम घुट रहा हो, तुम चीखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही थी तुम्हारी। बाबा ने जब दरवाज़ा खोला उसे वो शैतान नज़र आ गई थी, मुझे भी वो धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी। बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वहाँ पर नींबू फेंके और बहुत सारा पाउडर फेंका। बहुत कुछ करता रहा बाबा। उसके बाद जैसे वहाँ धुआं उठना शुरू हो गया। और तुम बताओ क्या हुआ था? तब मैंने कहा कि उस शैतान की राख बन गई और वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। सच में उस दिन ऐसा हुआ था और इस घटना को याद करके हमेशा मुझ में डर का एहसास आता ही रहता है। उसके बाद पड़ोसियों ने हमसे हालचाल पूछा और हमें ये भी बताया कि ऐसी घटना कभी कभी होती है और जिससे लगाव होता है, कभी कभी वो आत्मा उसे लेने के लिए वापस आ जाती है। मेरा प्यार आंटी के साथ बहुत ज़्यादा था, इसीलिए शायद वो मुझे लेने के लिए आई हुई थी और मुझे वो जिंदा ले जाना नहीं चाहती थी, बल्कि मार कर ले जाना चाहती थी और वो इस काम के बेहद करीब पहुंच भी गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से एक छोटी सी दुकान चला रहा हूँ
और धीरे धीरे मेरी ये दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी है। जब 10 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने दोस्तों से उधार लेकर ये दुकान शुरू की थी और आज 10 साल बाद यहाँ की सबसे मशहूर दुकान यही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दुकान इस मकाम तक पहुँची है, लेकिन 1 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। उस समय मेरी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा आता और वो बिक भी जाता। उसे रखने की जगह मेरी दुकान पर नहीं थी और मैं कभी किसी के घर पर रखवाता तो कभी किसी के घर पर। सामान इसी तरह से पड़ा रहता और मुझे ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी। मेरे कई जान पहचान वाले मुकरने लगे थे, वो सामान अपने घर में नहीं रखवाते। तो मैं सोचने लगा था कि अपनी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे रख पाऊँ। मुझे अपनी दुकान के पास वाली दुकानें नहीं मिल रही थी और जितनी भी दुकानें वहाँ पर थी उनका किराया बहुत ज़्यादा था और मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा होता और उसे रखने की जगह काफ़ी बड़ी चाहिए थी मुझे। यही कारण था मैं आसपास और बड़ी दुकानें ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर किराया ज़्यादा होने के कारण कोई भी दुकान मुझे पसंद नहीं आ रही थी। इसी तरह से काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद मुझे पास में ही एक जगह मिल गई। ये एक खाली पड़ा प्लॉट था जिसे 4 दीवारी से बंद किया गया था। उसका किराया बहुत ज़्यादा कम था और वैसे भी जगह बहुत बड़ी होने के कारण वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा सामान रखवा सकता था। सबसे पहले तो वहाँ पर मैंने बड़ी सी शेड लगवा ली ताकि ऊपर से छत पड़ जाए और आसपास भी फेंसिंग करवा ली ताकि कोई अंदर तक ना आ पाए। ये पूरी तरह से एक स्टोर रूम बन गया था और स्टोरेज मैं यहाँ पर कर सकता था। मैं धीरे धीरे सारा सामान यहाँ पर लेकर आया और यहाँ पर रख दिया। इसके बाद सामान बढ़ता गया और ये जगह भी थोड़ी कम पड़नी शुरू हो गई। 2 ही दिनों में मैंने सारा आलतू फालतू सामान भी यहाँ पर लाकर रख दिया था, लेकिन मुझे इसकी देखरेख खुद ही करनी पड़ रही थी और मैं सोच रहा था किसी न किसी लड़के को कम पैसों में रख लूँ जो इस सामान की देखरेख भी कर सके। लेकिन वो लड़का मुझे मिल नहीं रहा था और कई लोग तो ये कह रहे थे कि अगले महीने वो मुझे किसी न किसी से मिलवाएंगे। इसी कारण 1 महीना मुझे खुद ही निकालना था। सबसे पहले तो जब मैंने वो पूरा सामान रखा हुआ था और मैं अगले दिन सुबह वहाँ पर आया था तो काफ़ी सारा सामान वहाँ इधर उधर बिखरा हुआ था और मुझे लगा कोई ना कोई फेंसिंग को तोड़कर अंदर आया होगा। मैंने हर तरफ चेक करने की कोशिश की। सारी तरफ देखने के बाद मुझे पता लगा यहाँ अंदर आने का कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, बल्कि ये सामान हवा के कारण गिर गया होगा। यहाँ इस तरह तेज़ हवा कल रात नहीं चली थी। मैं सोचता रह गया ये सामान नीचे कैसे गिरा होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाया। दूसरे दिन भी मैं काफ़ी सामान वहाँ पर लेकर आया और वहाँ रख दिया, लेकिन उस रात भी कुछ ऐसा हुआ जिस कारण अगले दिन सुबह जब मैं वहाँ सामान देखने के लिए आया, सारा सामान गिरा हुआ था। वो बिखरा इस तरह से था जैसे किसी ने गुस्सा निकालते हुए सब सामान को इधर उधर बिखेर दिया हो। काफ़ी सारा सामान तो टूट चुका था जो मेरे किसी काम का नहीं था और इसी चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे लग रहा था कोई मेरे काम से गुस्से है, वो मेरा काम बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए यहाँ पर आकर वो सामान गिरा रहा है। मैंने कई लोगों को ये बताया और हर जगह मुझे यही सुनने को मिला कि मुझे सिक्योरिटी रखनी होगी, लेकिन जब तक मैं सिक्योरिटी वाला यहाँ पर लाकर रखता उससे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की सिक्योरिटी कुछ दिनों के लिए मैं ही करूँ। मैंने सबको बता दिया कि मैं नए किसी लड़के को रखने वाला हूँ, लेकिन वो 1 महीने बाद रखने वाला हूँ ताकि किसी को शक ना हो। मैं आज रात यहाँ पर छिपकर बैठूंगा और ये देखने की कोशिश करूँगा कौन यहाँ अंदर आता है। मैं एक लंबी सी लोहे की रॉड हाथ में पकड़ कर रखूँगा और अगर मुझे कोई अंदर आता हुआ दिख गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था तो मैं छिपता हुआ अपने ही उस गोडाउन में पहुँच गया। मैंने उसका गेट लगा लिया और अंदर से एक छोटी सी रॉड इस तरह से फंसा ली कि अंदर से कोई भागने की कोशिश भी करे तो बाहर भाग ना पाए। यहाँ इस गोडाउन के आसपास कोई घर मौजूद नहीं था, आसपास भी खाली पड़े प्लॉट थे।
दूर दूर तक घर का नामो निशान नहीं था और इस सड़क से काफ़ी आगे चलते हुए वहाँ मकान शुरू होते। तो यहाँ पर अगर दूर से भी कोई आता तो वो नज़र आ जाता और यहाँ से अगर किसी ने भागने की कोशिश भी की तो वो दूर तक दिख जाएगा। मैं गेट के अंदर आकर एक कोने में छिपकर बैठ गया। मुझे काफ़ी परेशानी तो हो रही थी, लेकिन एक रात मैं इसी तरह से निकालने वाला था ताकि उसे पहचान पाऊं जो यहाँ अंदर तक आ रहा था, और वो किस रास्ते से आ रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था। लगभग 11 बजे तक यहाँ कोई हरकत नहीं हुई और मुझे लगने लगा था जो भी यहाँ आता है वो पहचान गया है कि मैं अंदर ही हूँ। फिर भी मैंने छिपते छिपाते हुए अंदर आने की पूरी कोशिश की है। किसी को शायद पता ना लगा हो, फिर भी कुछ घंटे और मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। यहाँ पर ही सोने में भी सही है, शायद कभी ना कभी वो हरकत हो। 11 बजे तक कोई हरकत नहीं हुई थी, लेकिन 11 बजे अचानक आवाज़ आई एक तरफ से एक डिब्बा गिरने की। मैं धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचा ताकि आवाज़ ना करूँ और ये पहचान पाऊँ वहाँ पर कौन है। डिब्बा तो वहाँ पर गिरा हुआ था, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आया। मैं छिपता छिपाता इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई भी मुझे दिखा नहीं। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक डिब्बा गिरा। मैं वहाँ भी धीरे धीरे गया और वहाँ जाकर देखा, वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। मैं अब थोड़ा सा घबरा गया था और मुझे लगा जो भी ये सब कर रहा है उसे शायद पता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, या हवा के कारण ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही। जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था तो काफ़ी डिब्बे गिरने की आवाज़ आई और इस बार मैं भागता हुआ वहाँ गया। मैंने देखा वहाँ पर सच में कोई मौजूद था ही नहीं, लेकिन 10 से 15 डिब्बे नीचे गिरे हुए थे। मैं इधर उधर भागा और उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा। मैं हर कोने में गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। उस गोडाउन में सच में कोई मौजूद नहीं था। अगर होता तो मुझे पहले ही नज़र आ जाता। लगभग 12 बजे तक ऐसी ही घटनाएं होती रहीं। हर 5 से 10 मिनट बाद कुछ डिब्बे गिरते और उनके गिरने का कारण मुझे पता नहीं लग पाता, जैसे कोई धक्का देकर उन डिब्बों को गिरा रहा था। मैं चारों तरफ ये देख रहा था कोई तो मुझे दिख जाए, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकी के डिब्बों को भी सही कर रहा था ताकि ऐसा ना हो वो अपने आप फिसल कर गिर रहे हों, लेकिन ऐसा थोड़े ना हो सकता है। उन्हें ध्यान से बांधा तक गया था, वो वाले डिब्बे भी गिर रहे थे। ये अपने आप नहीं हो सकता। 12 बजे जब मैं एक कोने पर खड़ा था जहां से पूरा गोडाउन साफ देखा जा सकता था, वहां से मैंने इधर उधर गिरते डिब्बे देखे और वो हर कोने से गिर रहे थे, जैसे कोई धक्का देकर उनको गिरा रहा हो। मैं इधर उधर देखता रहा, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन अब छोटी सी परछाई दिखी मुझे। वो परछाई किसकी थी ये नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ परछाई नीचे आगे की तरफ पड़ रही थी। मैं चलता हुआ उस तरफ गया, ये देखने की कोशिश करने लगा वो परछाई किसकी है। ध्यान से देखा मैंने, एक बल्ब के नजदीक वो परछाई गहरी हो चुकी थी, लेकिन वो परछाई जिसकी थी वो बिल्कुल गायब था। अपने आप पड़ रही परछाई जिसके 2 हाथ भी नजर आ रहे थे। तभी मैंने देखा वो परछाई एकदम से छोटी हुई और जैसे वो परछाई जिसकी भी थी वो हवा में एकदम से जैसे गायब हो गया। कुछ देर बाद फिर से मुझे वो परछाई इधर नजर आई और इस बार मैंने उस परछाई का पीछा किया। मैं छिपता हुआ उस परछाई के पीछे जाता रहा और मैंने उस परछाई को ऊपर की तरफ उठते हुए देखा। कभी कोई परछाई इस तरह से ऊपर नहीं उठती, वो तो दीवारों और फर्श पर पड़ती है हमेशा। ये ऊपर की तरफ उठी थी जैसे कोई धुआं हो। मैंने वहाँ काला साया देखा था जो मेरी तरफ देखने लगा था। मैं घबराकर पीछे को हट गया और मैं समझ गया था ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई भूत प्रेत है जो यहाँ पर ये सब कर रहा है। लेकिन उसके बाद सबसे डरावनी घटना हुई। वहाँ सिर्फ एक ही साया नहीं था, मुझे बहुत सारे साए नजर आ रहे थे जो पूरे गोडाउन में घूम रहे थे।
किसी का रंग गहरा काला था तो कुछ सफ़ेद रंग के साए थे जो इधर उधर इस तरह से मंडरा रहे थे कि ये उनका इलाका हो। और मैं एक कोने में खड़ा डरा हुआ, मेरी तो टांगें तक कांपने लगी थीं और गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। पहले तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की, 2-3 चीखें मारी और तभी मुझे याद आया कि ये गोडाउन कितना दूर है घरों से। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं होगा क्योंकि पास में झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर चोर उचक्के छिपते हो सकते हैं, इसीलिए इधर कोई नहीं आता और मेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। काफ़ी देर तक सामान गिरता रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने कुछ डिब्बों को रोकने की कोशिश की और वो साए जैसे मुझ पर झपटने लगे। मुझे पीठ पर खरोंच का जैसे दर्द सा होने लगा। ऐसा लग रहा था कोई अपने नाखून मेरी पीठ पर गड़ा रहा हो। थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर भी खरोंच के निशान आ गए। कोई मेरी टांगों को खींच रहा था तो कोई मुझे धक्का मार रहा था। जो भी ऐसा कर रहा था वो जैसे हवा में काले रंग का धुआं बनता और गायब सा हो जाता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था और वो साया जैसे मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। मैं जब भी गिरता तो ऐसा महसूस होता कोई भारी आदमी मुझे धक्का दे रहा है। मैं 3-4 फुट पीछे जाकर गिरता और मैं समझ गया था यहाँ रहने में भलाई नहीं है। शायद यहाँ ये पूरी रात मैं निकाल ही ना पाऊँ, उससे पहले मेरी मौत हो जाए। तो मैं भागता हुआ गेट की तरफ गया, लेकिन गेट की तरफ जाना कौन सा आसान था। वो हाथ जो मेरी टांगों को पकड़ रहे थे मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वो साए मेरी आंखों के सामने से निकलते और ऐसा एहसास देती जैसे वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। उनकी आंखें सफ़ेद रंग की थी और उनमें पुतलियां तक नहीं थी और उनका पूरा शरीर जैसे धुएं का बना था। ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग का कपड़ा पहना हो उन्होंने और एकदम से वो गायब हो जाते। जो सफ़ेद साए थे उन्होंने जैसे मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की, वो सिर्फ दूर ही भटक रहे थे, लेकिन काले साए मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। किसी तरह से मैं उनसे बचता बचाता उस गेट तक पहुंचा। मैंने वो रॉड निकाली, लेकिन गेट को खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। वो गेट खुल नहीं रहा था और मैंने उस दिन अपनी ज़िंदगी की जैसे सारी जान लगा दी उस गेट को खोलने में। बड़ी मुश्किल से लगभग 1 से 1.5 फुट जितना मैंने उस गेट को खोला और घिसटता हुआ उससे बाहर निकल आया। मैं जैसे ही उससे बाहर निकला वो गेट बहुत ज़ोर से बंद हुआ, जैसे उसके बीच मुझे दबोचने की कोशिश की गई हो। वहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकला वो काले साए बाहर नहीं आ पाए और वहाँ से मैं भागता ही रहा। मैं पीछे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था, इतना डर चुका था मैं भागता रहा और आगे निकल आया। और उसके बाद जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मुझे वहां कोई नज़र नहीं आया। उस दिन हाँफता भागता मैं अपने एक पास वाले दोस्त के घर पहुंचा था और वो मुझे देखकर हैरान हो गया था। मेरे शरीर पर लगी चोटें देखकर वो समझ गया था मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है और मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। उस रात मैंने उसी के घर में बिताई थी और अगले दिन हमने लोगों से पूछना शुरू कर दिया आखिर इस गोडाउन में है क्या। मैंने तो उसी दिन सारा सामान वहाँ से निकलवा दिया और ये मैंने खुद नहीं किया, मैंने वहाँ पैर तक नहीं रखा। मुझे लोगों पर भरोसा था, वो ये काम कर लेंगे। मैं अगर वहाँ पर पैर रखूँगा शायद जिंदा इस बार बाहर ना आ पाऊँ। लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि ये ज़मीन शापित है और यहाँ पर कई बार इंसानी कंकाल मिल चुके हैं। हर बार यहाँ खुदाई की जाती है और उन कंकालों को निकाला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से इंसानी कंकाल यहाँ से निकलते ही रहते हैं, जैसे नए कंकाल यहाँ आ जाते हों। इसी कारण यहाँ आसपास किसी ने घर बनाने की हिम्मत तक नहीं की है और मैंने तो इसे गोडाउन बना लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ से सारा सामान निकलवा लिया और मैंने दोबारा उस तरफ मुँह करने की हिम्मत तक नहीं की। मैंने एक और दुकान ले ली और सारा सामान वहाँ पर रखवा दिया और ऐसी घटना मेरे साथ दोबारा नहीं हुई। आज भी उस गोडाउन की ज़मीन के बारे में सोचता हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा दोबारा ना हो जाए।